Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today I am going to discuss about the equation of the motion, kinematics, distance time graph, speed time graph, and then we will discuss problems related with the projectile motions. अच्छा जी, इसमें हमने डिस्कस जो करनी है वो तमाम चीज़ें आपसे मैंने बताई हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से बारे में बात कर लें। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन ही चाहिए होती है, लेकिन वेक्टर को चाहिए होती है। बाकी मैग्नीट्यूड और यूनिट्स तो दोनों के साथ होते हैं। वेक्टर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि टोटल आपके पास 6 फैक्टर्स हैं, उसके अलावा छोड़ के जितने भी फैक्टर्स क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी स्केलर्स हैं। वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी डायरेक्शनल है, स्पीड डायरेक्शनल नहीं है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। याद रखिए, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये आपके पास वेलोसिटी की फाइंड करने की, यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करने की इक्वेशन आपके बिल्कुल सामने ये मौजूद है। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस हैं जो आपकी ओ लेवल्स में भी मौजूद हैं। लेकिन अब हम ग्राफ के बारे में बात करें तो दो तरह के ग्राफ आप डिस्कस करते आए हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नंबर वन, सबसे पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व आ रहा है तो ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। कर्व इस तरह का भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस ग्राफ में शो किया गया है, ये वाला कर्व है। अब ये जो कर्व शो कर रहा है, ये देखें ज़रा, आपको नज़र आएगा तो ये इस तरह का कर्व है जो बताएगा कि आपके इंक्रीज़ आ रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग बट एट द कांस्टेंट रेट। ठीक है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, ये कांस्टेंट रेट है। और यहाँ पे मतलब कांस्टेंट रेट है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है ना वो आपकी इंक्रीज़ कर रही है, साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा इस ग्राफ में। यानी कि मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अगर मैं इसके साथ एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन इस तरह का इंक्रीज़ है। कुछ कैसा इंक्रीज़ कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये आपके पास कुछ इस तरह का इंक्रीज़ आ रहा होता, स्ट्रेट लाइन बनती। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है उसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आ रहा है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग है। इस केस में आपका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहलाएगा। वेलोसिटी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आया है, यहाँ पे कांस्टेंट रेट में आ रहा था लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ आता चला जा रहा है। तो ये कर्व देख लें आप, इसका कर्व जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब स्टीप होता चला जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट जो आपका होगा, किसी भी पॉइंट पे आप ग्रेडियंट निकालें वो आपको स्पीड की इन्फॉर्मेशन देगा। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो हमेशा सेम आता है, चाहे आप इतने पार्ट का ग्रेडियंट निकालें या इतने पार्ट का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कर्व पे फ़र्क पड़ता है। कर्व पे कैसे निकालना होता है ग्रेडियंट? टेंजेंट ड्रॉ करके। ये आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका राइज ओवर रन फाइंड कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपने निकालना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका राइज ओवर रन निकालेंगे। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करके आप राइज ओवर रन जब आप ग्राफ से निकालेंगे, रन आप यहाँ से निकालेंगे एक्स एक्सिस से, और राइज आप निकालेंगे वाई एक्सिस से। ठीक है जी, तो ये आपको आइडिया देगा, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है आपका, वो आपको बताता है एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे आपके सामने देख लें कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्रेडियंट भी ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन ज़ीरो। वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका इंक्रीजिंग है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर। लेकिन दो बातें यहाँ पे याद रखें कि आपके पास ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा अभी मैं डिटेल में भी जाऊँगा। ये आपका एक्सेलरेशन टाइम आ गया है। शुरू में एक्सेलरेशन टाइम आपके पास जो ग्राफ है अगर ज़ीरो पे है तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और नो एक्सेलरेशन हियर। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं। ये बता रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे लाइन है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फिर कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आप देखें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है। याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन इन दोनों में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप समझ लें फोर्स भी कांस्टेंट लग रही है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है,
अगर एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स है आपकी ये भी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स में भी इंक्रीज़ आ रहा है इस केस में, इस ग्राफ के अंदर। तो आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। अच्छा जी, ग्राफ को हम एक नज़र से और भी देख लेते हैं। ये देख लें, आपके पास कोई डिस्टेंस अगर कवर नहीं हो रहा हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब स्पीड ज़ीरो है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। और अगर आप कहीं पर भी स्पीड निकालते हैं तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई भी जो मर्जी दो पॉइंट अपना उनको फाइंड करके यूज़ करके उनका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आपके पास जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है या फिर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर ये सिचुएशन हो जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यू कैन सी, इसी ग्राफ को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आप मान लें कि यहाँ पे ये जो लाइन है आपके पास इस तरह आ जाती है, तो ये डिक्रीजिंग स्पीड होते होते ये आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। और अगर ये लाइन पर नीचे की तरफ आना शुरू होती है तो इट मीन्स कि अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और इसका ग्रेडियंट अगर आप लें ना, इस लाइन का जिसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर रहा हूँ, इस पॉइंट का अगर आप ग्रेडियंट लें तो ये ग्रेडियंट आपका नेगेटिव में आएगा, इस लाइन का जिसको मैंने ओवल शेप में सर्कल किया है। अगर आप इसका राइज ओवर न लेते हो क्योंकि तो फॉल होगा, ठीक है ना, यहाँ से ये फॉल करेगा और ये रन हो जाएगा, ये आपका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव में आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको बताऊँ ये 100 पर है और ये आप कहते हैं लेट्स सपोज 60 पे, तो कितना फॉल किया इसने, ये 60 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा आंसर -40। और नीचे एक्स एक्सिस नहीं है वैसे अवेलेबल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी ये 6 से या 7 से ये 8 तक हुआ है, तो ये रन इसमें 1 सेकेंड आया। तो ये हम जब इसमें -40 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये हमें आंसर देगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो ये -40 मीटर पर सेकेंड बेसिकली क्या आंसर है, बेसिकली नेगेटिव स्पीड है। नेगेटिव स्पीड का मतलब ये कि डायरेक्शन चेंज हो गई है ऑब्जेक्ट की। अगर वो अपवर्ड जा रहा था तो अब वो डाउनवर्ड आ रहा है, या फॉरवर्ड जा रहा था तो अब वो बैकवर्ड आ रहा है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ, फिर आपके सामने आ चुका है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ग्रेडियंट ज़ीरो है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा, यू कैन सी हियर। और ये देख लें ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा यहाँ पे, ये आपके पास। अच्छा अब ये देख लें डिसेलरेशन भी दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, आपका डिसेलरेशन भी समटाइम ऐसा होता है कि डिक्रीज़ हो रहा होता है। अगर कर्व इस तरह से आ रहा है तो आप समझें कि आपका डिसेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे जा रहा है। और अगर आपके पास कर्व इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है डिसेलरेशन आपका इंक्रीजिंग रेट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो ये ग्रेडियंट के हिसाब से आपने देखना होगा इसका ग्रेडियंट किस तरह से है। अब जैसे यहाँ पे देख लें ये ग्रेडियंट इसका इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रेडियंट ही आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रेडियंट मींस कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये आप देखें इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ये होगा, ठीक है ना, इस तरह से लाइन होगी, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ये होगा। अब जब ये लाइन इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी तो ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट आपके पास ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे अब एक्सेलरेशन कोई नहीं है। और फिर जब इस तरह से फिर ये दोबारा वापस इस तरह आएगा तो फिर ग्रेडियंट इसका बनेगा, कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, कर्व बना रहा है। और अगर ये ग्रेडियंट अगर इस तरह से घूमेगा, कर्व इस तरफ मूव करेगा तो उसका मतलब है फिर ग्रेडियंट क्या होने लगेगा यहाँ पे, ये फिर देखें पैरेलल होना शुरू हो जाएगा एक्स एक्सिस के, यहाँ पे ग्रेडियंट दोबारा से ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर कर्व इस तरह से टर्न करता है यूँ तो हम कहते हैं इसका ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर कर्व इस तरह से आ रहा है तो फिर इसका मतलब हम कहेंगे ग्रेडियंट इंक्रीज़ होता हुआ आ रहा है। इज़ इट क्लियर। तो ये 1 में ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, 2 में ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंडली जब हम बात करेंगे फर्दर, ये तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमेशा आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है और यही आपका रिपीट हुआ है यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेलेरेशन, यहाँ पे अगर आपने फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम ग्राफ है वो राइज ओवर आना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे फ्री फॉल मोशन है, इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल है, यू कैन सी हियर, आई एम गोइंग टू शो यू। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, ये आपने उसको थ्रो किया है, ये पोजीशन है, डिस्टेंस दिया हुआ है और ये देखें इंक्रीजिंग, ये ग्रेडियंट इसका इंक्रीज़ करता चला जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका जो ग्रेडियंट है इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये शो करेगा कि आपका ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। सेकेंडली, इसमें कुछ ग्राफिकली चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझना। ये आप देख सकते हैं तो सिंपल ग्राफ है। ये ग्राफ देखें, अगर आपको नज़र आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है और हुआ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते यहाँ पे ये देखें वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होते होते इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गई है। तो ये कुछ इस तरह कि आपने उसको थ्रो किया अपवर्ड, ठीक है, और वो मे बी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया और उसकी वेलोसिटी जो है वो शुरू में कुछ थी, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हुई है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से उसने मूव किया -10 से। अच्छा, फिर उसके बाद वो रुक गया जाके यहाँ पे कहीं, वो एक बॉल है वो मूव करते करते यहाँ रुक गया और फिर वो वापस आ रहा है बॉल, अब नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। जब डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी अब आपकी माइनस में आ जाएगी। तो इसलिए ये देखें, ये लाइन यहाँ से अब आपकी नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई है, जो शो कर रही है कि नेगेटिव अब आपकी वेलोसिटी आनी शुरू हो गई है, ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये रीज़न है कि आपके पास जो वेलोसिटी है, जब अपनी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी नेगेटिव एक्सिस में जाएगी, ये देखना, ये आपके पास नेगेटिव में आना शुरू हो गई है, ज़ीरो से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे समझ जाएंगे डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है जी। और इसमें एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास बाउंस की होती है। देखें फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है, तो जब वो फॉल कर रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके टकराया है, और जब ये टकराया तो जिस लम्हे इस पॉइंट पे आके टकराया वो लम्हा था, इस लम्हे में इस 1 सेकंड से भी कम अरसे के टाइम में इसकी स्पीड ज़ीरो हुई और फिर उसी लम्हे में या मिली सेकेंड के अंदर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और ये देखें यहाँ पे अब ये नेगेटिव में चली गई है स्पीड, और नेगेटिव में जाके जा रही है और अब वहाँ से बाउंस करने जा रहा है। ये यहाँ पे नेगेटिव में अब टकराया और टकराने के बाद इस पॉइंट पे ये यहाँ पे अब बाउंस करेगा, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गई इस पॉइंट से, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है और ये वापस आना शुरू हो गया। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस, कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायरेक्शन चेंज हुई है। अच्छा, अब जब ये ऊपर मूव करना शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर इसकी स्पीड ज़ीरो होना शुरू हो गई है। तो ये फिर यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो आपको नज़र आएगा स्पीड यहाँ पे फिर ज़ीरो होना शुरू हो गई है और यहाँ पे आगे ज़ीरो हो गई, रुक गया। और फिर जब ये रुका है तो फिर दोबारा से नीचे की तरफ ये फॉल करेगा, और जब ये फॉल करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये स्पीड यहाँ से अब इसकी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, पॉजिटिव में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखें, ये वाला पार्ट जो नेगेटिव का है, ये वाला पार्ट जो पॉजिटिव का है, ये डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, फॉरवर्ड मूव अपवर्ड मूव कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो फिर बाद में अपवर्ड मूव करेगा। तो जो पॉजिटिव है नॉर्मली हमारे पास ये आ रहा है नीचे की तरफ, अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ऊपर जाते हुए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है फिर उसको हमने यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। ये आपका फ्री फॉल मोशन का बहुत सिंपल सा ग्राफ है, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं कि जब आप यूज़ करते हैं ग्राफ, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मली उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड अप होता है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है कि उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स है वो उसके ऊपर वेट के इक्वल हो जाती है, और जब ये टाइम आता है तो फिर जो वो वेलोसिटी है उसकी, दैट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर अपना पैराशूट जब ओपन करता है तो फिर ये अपवर्ड फोर्सेस जो होती हैं यहाँ पे जो एक्ट कर रही हैं, ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं, और जैसे वो पैराशूट अपना ओपन करता है एज़ कम्पेयर टू द वेट, तो फिर वो डिसेलरेट होना शुरू होता है, और डिसेलरेट होता है तो फिर ये अपवर्ड फोर्स भी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती हैं, और एक टाइम आता है दोबारा से ये वेलोसिटी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता हुआ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। दैन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी देख लें, ये आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। ये पॉजिटिव से ज़ीरो की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो नॉर्मली जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये अगर आप इस केस के बारे में बात करते हैं, ये वाला जो केस है दिस वन,
ये फॉल है, ठीक है जी, इसने फॉल किया और ये ऊपर की मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रहा होता है तो फॉल करते हुए क्या हो रहा होता है, नॉर्मली उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। और स्पीड डिक्रीज़ कब हो रही होती है, नॉर्मली जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड, जब अपवर्ड थ्रो करते हैं उसकी स्पीड में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब इसको हमने ये जब अपवर्ड थ्रो किया तो ये वाला ग्राफ है, और नॉर्मल जब आप इसको फॉल करवा रहे हैं तो ये वाला ग्राफ है, ठीक है जी। ये अपवर्ड मूव कर रहा है इस केस में, तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती चली जा रही है, टाइम आएगा रुक जाएगा, जाके स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। ये इसके साथ एक और चीज़ भी है यहाँ पे, ये देखिए नेगेटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब था उसकी डायरेक्शन चेंज थी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जब भी नेगेटिव वेलोसिटी आती है तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो चुकी होती है, लेकिन वही बात है कि डायरेक्शन अगर चेंज भी हुई है, मिसाल के तौर पर उसने रिबाउंड किया, अब पहले फॉल कर रहा था, अब रिबाउंड किया, रिबाउंड करते वक्त ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, ऊपर की तरफ उठा है, लेकिन अब एक टाइम आएगा ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड ज़ीरो तो हो जाएगी। तो यही बात है कि वो अब उसमें यहाँ पे मूव करना शुरू किया है, तो साथ साथ उसकी स्पीड भी अब ये टाइम आ रहा है ज़ीरो हो गई है। तो वेलोसिटी कम हुई है, नेगेटिव वेलोसिटी थी कम हुई है, डायरेक्शन इसने चेंज की थी, लेकिन एक टाइम पे उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है। यहाँ पे आप देख लें तो नेगेटिव वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है, ज़ीरो से आप डायरेक्शन चेंज तो कर गए आप, लेकिन आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है। तो फिर आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। तो गाइस आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू रिलेटेड विद द ग्राफ। ये देख सकते हैं आप वेलोसिटी यहाँ पे एक स्पीडिंग, अब ये स्पीड अप है, दोनों केसेस में स्पीड अप है। ये +3 से देख लें अवे जा रहा है, +6 +4 5 6 7 8 की तरफ जा रहा है, स्पीड अप है। ये भी नेगेटिव में -3 -4 -5 -6 की तरफ जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनकी डायरेक्शन का है। अगर एक फॉरवर्ड जा रहा है स्पीड अप हो रहा है, तो एक बैकवर्ड जाते हुए स्पीड अप हो रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि जी ये वाला जो है ना, ये फॉरवर्ड जाते हुए, इसको हम मान लेते हैं, चले मान लेते हैं कि ये फॉरवर्ड स्पीड है, ये फॉरवर्ड है, ये स्पीड अप हो रहा है, और ये आपके पास फिर रिवर्स है, ये स्पीड अप हो रहा है रिवर्स के अंदर। तो डायरेक्शन चेंज है बस, ठीक है, बाकी दोनों में स्पीड अप हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ इस ग्राफ में, तो देख लें यहाँ पे आपके पास जो है ये स्लोइंग डाउन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब वही बात थी कि स्लोइंग डाउन है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। मिसाल के तौर पे इस केस में अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये केस है आपका, इसमें आपकी स्पीड जो है कम होती चली जा रही है, 9 से ये स्लो डाउन हो रहा है और ये 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये स्पीड स्लो हो रही है। अच्छा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हाँ हो सकता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लो डाउन हो रहा हो, ठीक है ना, फॉरवर्ड मूव करते हुए आहिस्ता 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 स्लो डाउन हो रहा हो। और ये जो है इसमें भी देखें तो अगर आपको नज़र आएगा कि ये नेगेटिव स्पीड है, लेकिन ये कम होती चली जा रही है, तो हो सकता है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हो, बट इट्स स्लोइंग डाउन नाउ, ठीक है ना, अभी स्लो डाउन हो रहा हो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए। तो ये -9 थी, -8 थी, -7 -6, तो फिर ये 0 हो गई है। तो ये भी स्लो डाउन है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये जो नेगेटिव स्पीड है, याद रखें हमेशा डायरेक्शन चेंज रहेगी उसकी। तो आई होप गाइस दिस वन विल बी क्लियर टू यू वेरी वेल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा गाइस, एरिया अंडर द ग्राफ, जो हमेशा वेलोसिटी टाइम में एरिया अंडर द ग्राफ है, वो आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट चाहे फॉरवर्ड मूव कर रहा हो, अपवर्ड मूव कर रहा हो, डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, जो भी ग्राफ बन रहा हो, उसके अंदर जो एरिया होगा वो आपको यही बताएगा कि एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, याद रखिएगा, वो आपको हमेशा डिस्टेंस कवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखें स्पीड इंक्रीज़ हुई है, हो सकता है ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा हो, तो ये आपको जो एरिया बता रहा होगा, ये बताएगा कितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे मे बी चलें, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, और T1 पे और T2 के बाद उसने ब्रेक लगाया है, तो स्पीड में डिक्रीज़ आया। अक्सर हम इसको रिलेट भी करते हैं थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। मान लेते हैं चलें यहाँ पे जो ड्राइवर ने इमरजेंसी ऑब्ज़र्व की, जहाँ मैंने डॉट लगाया, उसके बाद इस पॉइंट ए पे उसने इमरजेंसी ऑब्ज़र्व की और बी पे उसने ब्रेक लगाया। अब ए से बी तक वो सोचता रहा कि मैं ब्रेक लगाऊं या नहीं लगाऊं, इस दौरान डिस्टेंस कवर हो गया। वो डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि यहाँ पे आपने एरिया निकाल लेना है। ये जो आपका एरिया निकलेगा, दैट एरिया रिप्रेजेंट, ये वो एरिया है जो गार्ड ने डिस्टेंस कवर किया है जब वो सोच रहा था ड्राइवर के ब्रेक अप्लाई करे या ना करे, दैट इज़ अ थिंकिंग डिस्टेंस। बी पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और अगर आप ये एरिया निकालते हैं तो ये एरिया वो आएगा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और इस एरिया को निकालने के लिए टेक्निक बहुत सिंपल है, देखें कौन सी शेप बन रही है। ट्राइंगल बन गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाए, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला बचपन से पढ़ते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आप अप्लाई करें, ठीक है गाइस। बाकी अगर आपने एक्सलेशन देखना है तो यहाँ पे तो डिसलेशन हुआ है बी से सी तक, और ये यूनिफॉर्म डिसलेशन है।
और अगर मैं कहूँ इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन और डिक्रीजिंग डिसेलेरेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये ग्राफ अगर टेंजेंट देखें, ये इसमें इस तरह से इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन का ये ग्राफ बनेगा, डिसेलेरेशन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट देखें ये यहाँ पे ये ग्रेडियंट है और टेंजेंट के देखें स्टीप होता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा टेंजेंट आपका स्टीप होगा, आपका ग्रेडियंट ज़्यादा होता चला जाएगा, नेगेटिव भी, ठीक है। और नेगेटिव ग्रेडियंट ज़्यादा होने से हम कह सकते हैं कि आपका डिसेलरेशन इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे अगर लाइन ऐसा मूव कर रही है, ये भी डिसेलरेशन है, लेकिन ये आपका डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। और यहाँ देखें तो ये ग्रेडियंट यहाँ पे जाके डिक्रीज़ हो रहा है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंडली यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आने जा रही है, अच्छा ये कुछ ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया हुआ, ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। अगर देखें ना तो ये देखें इतना पार्ट ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है t1 तक। अब स्पीड कांस्टेंट होगी तो हम इसको इस लाइन से शो करेंगे, ठीक है। और ये फिर डिक्रीजिंग स्पीड है, कर्व है ना, डिक्रीजिंग का कर्व ये आपके सामने बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब डिक्रीजिंग स्पीड है तो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर स्पीड यहाँ पर नीचे चली जाएगी लाइन, ठीक है ना, दिस वन। और मान लें कि अगर ये डिक्रीजिंग स्पीड के बाद यहाँ पे फिर ये रेस्ट में आ गई है, ये देख लें आपके पास ये रेस्ट में आ चुकी है लाइन। अच्छा अब अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये डिक्रीजिंग स्पीड के बाद रेस्ट में तो आ गई लाइन, दूसरी बात ये हुई यहाँ पे कि लेट्स सपोज ये आपके पास इसको क्रॉस करते के साथ ही इस तरह से मूव करती है, तो वही बात कि देखें ये आपके पास यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसा मूव करती है, इस तरह आती है, तो इट मीन्स कि भाई ये देखें कर्व बना है। अब ये जो कर्व बना है ना, ये बताएगा नेगेटिव स्पीड को, कि नेगेटिव स्पीड में इंक्रीज़ आया है, ये इतना पार्ट है। और अगर ये स्ट्रेट हो जाती है लाइन, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या हो गई है, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है। तो ये फिर आपका इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक सर्कल जो होगा, ये इंक्रीजिंग स्पीड होगी बट नेगेटिव। तो फिर आपने इसको, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जिसको मैं डिफरेंट कलर्स से शो करता हूँ, लाइक ब्लू से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट ये बता रहा है स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अब इसको देखिए मैं इसके ग्राफ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इसको माइंड में रखिएगा इस चीज़ को कि ये नेगेटिव स्पीड में इंक्रीज़ आया है, ये वाला सर्कल जो मैंने पहला ड्रॉ किया नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। और वर्ड भी मेरा याद रखिएगा, बेशक कहीं लिख लें पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, नीचे वाले चलते हैं उस पर ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा नेगेटिव स्पीड के लिए कि नेगेटिव स्पीड इंक्रीज़ हुई है, तो फिर क्या होगा, फिर ये ग्राफ आपका नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। ये देखिएगा होगा क्या कि ये नेगेटिव स्पीड में चला जाएगा, ये नेगेटिव स्पीड में इंक्रीज़ हो रही है आपके पास स्पीड, ये देखें जहाँ पे स्पीड में इंक्रीज़ आया था। और फिर उसके बाद स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो फिर ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये स्पीड में यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हो गई इंक्रीज़, ये स्पीड कांस्टेंट हो गई है। और जब वहाँ पे हो सकता है वो फिर आपके पास ज़ीरो की तरफ जाने लगेगा। और कर्व अगर मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं इस कर्व को यहाँ बताऊँ कि मैंने ये शो किया था ये, और ये स्ट्रेट लाइन कर दी थी, ठीक है जी। और फिर आपके पास अगर ये दोबारा से लाइन घूमती है और फिर यहाँ पे ये टकराती है, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये अगर इस तरह से कर्व मूव कर रहा है, तो फिर ये इसका मतलब ये कि ग्रेडियंट ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो ये फिर आप देखें स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और फिर ये ज़ीरो की तरफ चला जाएगा, ये ज़ीरो पे जाके मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूँगा, ये देखें कर्व अगर इस तरह मोड़ रहा है, इसका मतलब है ग्रेडियंट आपका डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में तो है लेकिन ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स कि आपकी स्पीड भी नेगेटिव डिक्रीज़ हो रही है। और फिर लाइन अगर ऐसे हो गई तो इसका मतलब है फिर स्पीड ज़ीरो, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस टाइम के हवाले से बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है ना, जिसमें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो जाएगा, और दोबारा देख सकते हैं आप इसको अगर नहीं क्लियर हुआ तो, ठीक है जी। इसमें यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंडली यहाँ पे एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जब कभी भी एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी में चेंज ज़रूर आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखना ये आपके पास जो इन्होंने बताया बंदा एक्सेलरेशन रीचेज अ मैक्सिमम, तो ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे ये आपके सामने है कि ये देख लें ग्रेडियंट भी, ये एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम हो चुका है। अगर इस पॉइंट पे आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो उसका ग्रेडियंट ज़ीरो आएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी शो हो जाएगा, और ये आपके पास बताएगा यहाँ पे मैक्सिमम है। सेकेंडली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद इस पॉइंट पे पहुँच के मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो गया यहाँ पे, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये ज़ीरो हो गया। जहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ है ऑब्वियसली वहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है गाइस, और ये आप देख सकते हैं।
अच्छा, इसको अगर आप वेलोसिटी के साथ रिलेट करते हैं तो बहुत अच्छा सा रिलेशन इसका हम बना सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं आप। ये देख लें, यहाँ पे आपके पास इतना पार्ट जो है, ये देख लें, ये आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है। तो देख लें, ये आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए एक लम्हा आया कि ये लाइन स्ट्रेट हो गई, इतना पार्ट। अब ये पार्ट जो स्ट्रेट हुआ है लाइन का, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ है। तो फिर ये वाला पार्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ऊपर ये वाला पार्ट। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, ये कर्व जो घूमता है यहाँ से, जिसको अगर मैं डिफरेंट कलर से चूज़ करूँ रेड से, तो ये जो है ये अब आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है कर्व। ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है ओ लेवल्स में कि कर्व अगर ऐसे टर्न करेगा तो वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो भाई डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, फिर आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ये डिक्रीज़ हो रहा है नीचे की तरफ, यू कैन सी हियर, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। दिस वन इज़ अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। ये आपके पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है, आपकी तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो आपकी पहली इक्वेशन तो एज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी है, जो बहुत ही सिंपल है। मिसाल के तौर पे पहले ग्राफ को आप समझ लें क्या ग्राफ है। इस ग्राफ में हो ये रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। यहाँ से वेलोसिटी उसकी शुरू होती है, किसी न किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है जब टाइम स्टार्ट है तो, और विद इन टाइम टी में उसकी वेलोसिटी यू से इंक्रीज़ होके आपकी वी तक चली जाती है। कितने टाइम में, टाइम टी में। ये देख सकते हैं आप, वी पे आ चुकी है। अब ये जो आपके पास इंक्रीज़ आया वेलोसिटी में यू से वी, ये चेंज इन वेलोसिटी है। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल का या इस लाइन का ग्रेडियंट निकालता हूँ तो ये राइज हो जाएगा, और ये सॉरी ये राइज हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। रन आपके पास टी के इक्वल है, और राइज कैसे निकालेंगे, वी माइनस यू, वी में से यू माइनस कर देंगे, और यही राइज आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम रन, ये आपका एक्सेलेरेशन कहलाता है। दिस वन इज़ अ ग्रेडियंट। और यहाँ से आप वी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये आपका हो जाएगा ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, या फिर यू उधर आ जाएगा, और वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी में चेंज आए और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो एरिया भी आप देख सकते हैं। ये एरिया आपको मिल रहा है, तो ये वाला एरिया ऊपर ट्राइंगल मिल गया, ये ट्राइंगल है जिसको मैं शेडेड करता जा रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है ना। दूसरा नीचे ये जो मज़ीद मैंने शेड किया है वर्टिकल लाइन से, ये भी एरिया ही है। तो टोटल एरिया आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड थी। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करने के लिए राइज ओवर रन की टेक्निक यूज़ की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने सेम वही काम किया जो मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ, और v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन फाइंड कर ली है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको कहा जाता है। सेकेंडली जो दूसरी इक्वेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, उनको 2 से डिवाइड करें, दैट इज़ एवरेज स्पीड। और अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली तो फार्मूला है स्पीड का, एवरेज स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बात तो एक ही है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे ना, और एवरेज स्पीड की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं बेशक यू प्लस वी ओवर टू लिख दें, और ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह का ये फार्मूला आपके सामने आ गया। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की लाइन शो की हुई है इन्होंने, और मोस्टली दरमियान में से कट की हुई है। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। सॉरी, काफ़ी हम पीछे चले गए हैं, आई थिंक थोड़ा सा हमें पहुंचना है वहीं पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे आ गए हैं। यस, ये आपके पास फार्मूला हम यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे ये इक्वेशन जो आएगी एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये आपका टोटल एरिया अगर आप निकालते हैं तो ये टोटल एरिया मैं आपको बताता हूँ, एरिया से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ ये वाला एरिया निकालो, तो आप देखें ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। इसकी हाइट बनती है यू, और इसका जो ये डिस्टेंस बनता है टी बनता है। तो आप यू इंटू टी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना आपके पास, ये देख लें, ये इसकी हाइट बनती है वी माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक ये वी माइनस यू बनती है। और अभी हमने डिस्कस किया कि वी माइनस यू किसके इक्वल होता है, वी माइनस यू इक्वल होता है भाई ए टी के, ठीक है ना। ये अभी हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। वी माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी होता है। और नीचे आपके पास ये जो चीज़ है, ये वाली इसकी जो बेस है, ये बेस ये किसके इक्वल आ रही है, ये इक्वल आ रही है टाइम के। तो अगर मैं एरिया निकालूँ उस ट्रायंगल का,
तो ट्राइंगल का फार्मूला बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस मेरे पास कितनी है यहाँ पर, बेस मेरे पास है टाइम, और हाइट कितनी आ रही है, हाइट मेरे पास आ रही है 80। तो 1/2 टाइम को मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 80 स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया यूटी है। तो टोटल एरिया जो होगा डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यूटी में हाफ 80 स्क्वायर को हम प्लस कर देते हैं। यही आपका इक्वेशन भी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन टेक्निक है सॉल्व करने की, दूसरी इन्होंने एल्जेब्रिक तरीके से भी सॉल्व किया, वो भी मैं बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं ऊपर जो इक्वेशन हमने यूज़ की थी वो ये इक्वेशन थी, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर टू। ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ, ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर टू मल्टीप्लाई बाई टी, और एक इक्वेशन v की है u प्लस ए टी। आपने करना क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है, v की जो वैल्यू दी हुई है ना इक्वेशन 1 में u प्लस ए टी, वो उठा के आपने इक्वेशन 2 में जहाँ v रखा हुआ है उसकी जगह अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि यहाँ पे मैं आपके सामने पुट भी करके दिखा देता हूँ कैसे पुट करनी है, ये आपके सामने देख लें। ये जहाँ v लिखा है इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर दी है। ये आप देख सकते हैं v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और प्लस u, और ये आपका t से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो आपने करना क्या है, u प्लस यू कर लें, v की जगह u प्लस ए टी आ चुका है, आपने वैल्यू पुट कर दी है इसमें, और इनको ऐड कर लें आप, ठीक है जी। और जब आप ऐड करेंगे तो ये u प्लस यू 2u हो जाएंगे, ये आपके पास 2u हो गया और प्लस 80 हो गया और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। सॉरी टाइम मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, टी मैंने टाइम लिखना था यहाँ पे, इसको मैं रेस कर देता हूँ ठीक करने के लिए यहाँ पे, चलें जी, ताकि ज़रा नीट काम हो जाए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये आपका टी आ गया, अब टी मल्टीप्लाई होगा u से भी, 2u से भी और 80 से भी, तो ये 80 स्क्वायर हो जाएगा, 2ut डिवाइड बाय 2, और 2 दोनों से डिवाइड होगा। आपके पास जो 2 है ना, अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे, तो मैं ऊपर यहाँ पे s इज इक्वल टू ये 2u डिवाइडेड बाय 2, सॉरी टी भी था साथ, टी भी मल्टीप्लाई कर देना है हमने अंदर, तो ये 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये भी देख लें, ये टेक्निक भी थी एक, इन्होंने इसी तरह किया है, जो पुट करके फाइंड करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी को इसमें इशू है ये कैसे आई इक्वेशन, तो आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस कि इक्वेशन कैसे आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं और उस वक्त यूज़ होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, याद रखिएगा, जब वेलोसिटी में चेंज आए, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, तो आप भाई सिंपल इक्वेशन यूज़ करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। वहाँ पे फिर कोई इक्वेशन यूज़ नहीं करनी होती, ये इक्वेशन यूज़ ही उस वक्त होती हैं जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। ये बात अच्छी तरह से अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। सेकेंडली जो लास्ट इक्वेशन इसकी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, और ये इक्वेशन भी बहुत हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेकिन ये भी किस तरह निकाली गई, उसी तरह निकाली गई है, बस थोड़ा सा एक्सचेंज किया है हमने। टी इसमें से जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, इस इक्वेशन में से हमने टी को सब्जेक्ट बनाया, v माइनस यू ओवर ए किया, और ये वैल्यू टी की उठा के हमने पुट कर दी है डायरेक्ट यहाँ पे। ये पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी टी की जगह, टी की जगह v माइनस यू ओवर ए आ जाएगा, तो v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई v प्लस यू डिवाइड बाई 2 v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए से। ये t की जगह वैल्यू आ गई। अब v प्लस यू, v माइनस यू किसके इक्वल होगा, ये तो सिंपल फार्मूला बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, और ये डिस्टेंस के इक्वल है। अच्छा, अब 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिस्टेंस से आगे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये देख लें आपके सामने इक्वेशन आ गई है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या वैल्यूज़ गिवन है, तो वहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन भी हेल्प करती है आपकी, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर 2 इंटू टाइम, ठीक है गाइस। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंडली, जब मैं आपके सामने यहाँ बात करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस प्रॉब्लम में क्या किया गया है कि ट्रेन की आपको बताया गया स्पीड बताई गई है, और ये भी बताया गया है कि उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, और बताएं कि डिस्टेंस इसमें कितना कवर हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको बताने के लिए कहा जाए, टाइम आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, तो आपने देखना ये है कि आपको वैल्यूज़ किस किस चीज़ की गिवन है। तो आप सिंपल चेक करें कि आपको इनिशियल स्पीड दे दी है, आपको फाइनल स्पीड दे दिया, आपको टाइम बता दिया है,
फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसमें से डिस्टेंस निकालना है या क्या निकालना है। डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो जस्ट आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, और आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकेंगे। ये आपका एक डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जज करना पड़ेगा कि क्या आपको वैल्यू दी गई है। फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट का एक उन्होंने यहाँ पे रख दिया है एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं आइडिया लेकिन क्यों रखा है, लेकिन चलें जब रख दिया तो हम पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में क्या है। वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, इतना मुश्किल तो नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसके साथ ये बॉल अटैच किया हुआ है, और जब मैग्नेट के साथ जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बेसिकली जैसे ही करंट ऑफ होगा ना, इसका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म, और जैसे ही इसका करंट हम ऑफ़ करेंगे टाइमर ऑन हो जाता है। ठीक है ना, टाइमर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, जब करंट ऑफ होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही हम करंट ऑफ करते हैं, इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म होता है, बॉल यहाँ से निकल पड़ता है और टाइमर ऑन हो जाता है। जैसे ही ये हिट करता है यहाँ पे ट्रैप डोर को, ये टाइमर स्टॉप हो जाता है। तो इससे हम टाइम मेजर कर लेते हैं, हाइट हम मेजर कर सकते हैं। हाइट मेजर करने के लिए हम मीटर रूल यूज़ कर लेते हैं, टाइम मेजर करने के लिए आपके सामने टाइम मेजरमेंट हुई हुई है। तो आपने करना क्या, सिंपल टेक्निक है, आपके पास फार्मूला आ जाएगा। आपके पास ये फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लें, एक बात माइंड में रखना है भाई, आपने जब भी कोई चीज़ फॉल करती है ना, इनिशियली स्पीड उसकी ज़ीरो होती है हमेशा। जब वो स्टार्ट कर रही है, देखें बॉल आपके पास आपने ड्रॉप की है किसी चीज़ को, इनिशियल स्पीड उसकी ज़ीरो है। वो अलग बात है कि जब वो ट्रैप डोर से टकराएगी तो किसी न किसी स्पीड से टकराएगी, लेकिन जब वो फॉल करना शुरू किया उसने, तो इनिशियल स्पीड उसकी ज़ीरो थी। इसी तरह से जब किसी बॉल को आप थ्रो करोगे ना अपवर्ड, तो होता क्या है कि उसको कोई ना कोई तो आप स्पीड दोगे, इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, हाइट पे पहुंच के वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी जाके, तो फाइनल स्पीड उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो ये दो बातें अपने माइंड में रखिएगा। दूसरी बात ये है भाई कि यहाँ पर जब पॉजिटिव आप एक्सेलेरेशन, जब आपका कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर कोई बॉडी आपके पास अपवर्ड मूव कर रही होती है, उसका एक्सेलेरेशन हम नेगेटिव लेते हैं, और लेना भी चाहिए क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये कुछ बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, और इसके बाद फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। अब देख लें, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने डेटा बना लिया। डेटा को एनालाइज करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पास डेटा क्या होना चाहिए। अब देख लें, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, टाइम टेकन आपको उसने दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड कर लिया, आपने फाइंड करना है एक्सेलेरेशन। अब आप सोचें ये तीनों वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको कहाँ पे मिल सकती हैं। ये आपको मिलेंगी एक फार्मूले में जो आपको है एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। हाँ, डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसकी जगह आपने हाइट पुट कर दी, हाइट की वैल्यू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आपने पुट करके एच फाइंड कर लेनी है, हाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें अगर सिस्टमेटिक एरर कोई आ रहा है तो वो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी, रैंडम एरर है तो अपने आपको पैरालेक्स एरर से अवॉइड करें। जो मेजरमेंट्स आप कर रहे हैं कोशिश करें आप ऐसा मीटर रूल यूज़ करें जो कि प्रॉपर कैलिब्रेटेड आपका मतलब होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो है वो पैरालेक्स एरर ना हो किसी किस्म का। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, वो दो डायमेंशन में मूव करता है। एक्स एक्सिस पे भी मूव करता है और वाई एक्सिस पे भी मूव करता है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस का मतलब है कि देखें फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसने फॉरवर्ड डिस्टेंस कवर किया है। वाई एक्सिस का मतलब इसने वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर किया है, जो हाइट कवर की है। अब इसकी वर्टिकल हाइट कवर करने में जो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, इसको हम ना वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, ये देखें, ये कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन की है, और ये जो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं ये बड़े ही सिंपल सी बात है कि ये यू को रिजॉल्व किया इसके दो कंपोनेंट्स में। ये वाला कंपोनेंट जो है इसका, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो इसका हम कह सकते हैं यू वाई या फिर यू साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है ना, यू वाई, और ये यू एक्स था जो कि यू कॉस थीटा था। ये बात याद रखिएगा, जो भी वर्टिकल मोशन में इन्वॉल्व होगा इसकी, वो फिर वाई कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल इसको मूव करवा रहा है वो एक्स कंपोनेंट है, यू कॉस थीटा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि आपका जो कंपोनेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है इसमें, वो वर्टिकल होता है। भाई ये बात कहीं पे लिख लो बेशक, या फिर अच्छी तरह याद रख लो कि वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आता है इसके, वो इंक्रीज़ भी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डिक्रीज़ भी हो रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये अपवर्ड मूव करता है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट कम होता चला जाता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है कम हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का जो पुल है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। तो जिसकी वजह से आपके पास ये कंपोनेंट रिड्यूस होता चला जाता है। एक टाइम आता है कि जब उस वक्त ये कंपोनेंट आपका यहाँ पीक पे पहुँचता है, जब ये थोड़ा सा इसको फुल शॉट लेके इसका हम करते हैं।
जस्ट वेट, ये देखें ये कंपोनेंट आपका रिड्यूस होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। एक टाइम आएगा यहाँ पे आपका कंपोनेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। कौन सा कंपोनेंट ज़ीरो हो गया भाई? वर्टिकल कंपोनेंट आपका जो यू साइन थीटा था वो रिड्यूस हुआ, उसमें चेंज आया और यहाँ पे पहुँच के पीक पे तो वो ख़त्म ही हो गया। फिर बचा कौन सा कंपोनेंट? यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा जो थ्रू आउट द मोशन उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। ये याद रखिएगा कि आप जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे उसमें आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस कंपोनेंट को जब भी आप डील करेंगे या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, उसमें आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का। कभी भी यहाँ पर आपने कोई इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ नहीं करनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के केस में। आपने सिंपल टेक्निक यूज़ करनी है कि इसके जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आप बेशक यहाँ पे लिख लें v की जगह u cos थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर करता है बेसिकली ये रेंज कहलाती है, उसको जो टाइम लगा वो t लगा। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पे जो टाइम लगा इस दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में लगा है सेम टाइम लगता है वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में भी। यानी कि जितना इसने अपवर्ड मूव किया और जितना डाउनवर्ड मूव किया वो जो टाइम लगा उतना ही टाइम इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में लगा है। ठीक हो गया, ये बात आप अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, अब दूसरी एक बात, यहाँ पे जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो ये जो यू साइन थीटा है ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कहलाती है, इसको आप यू भी कह सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास पीक पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि इसका कंपोनेंट जो था वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा। हाँ, और जब ये नीचे दोबारा गिरना शुरू होता है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट वो जब टकराता है तो उसी वर्टिकल कंपोनेंट से टकराता है जितना कि शुरू में ये वर्टिकल कंपोनेंट था, उसी से आके ये स्ट्राइक करता है ज़मीन पे। तो देखा आपने कंपोनेंट में किस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज़ आया और जब ये फॉल कर रहा है तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। फिर वही बात कर रहा हूँ, बार बार ये बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो कंपोनेंट में चेंज आ रहा है आपके पास वो वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगी वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर, हॉरिजॉन्टल पे अप्लाई नहीं होती भाई, ठीक है जी। यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशंस भी इन्होंने कुछ यूज़ किए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये जहाँ पे यू था अब उसकी जगह आपको समझ आ गया होगा उन्होंने यू साइन थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी जो v इज़ इक्वल टू यू प्लस एटी इन्होंने यूज़ किया है। पहली बात तो ये अप्लाई होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर, और ये वर्टिकल कंपोनेंट में मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब हाइट पे पहुँचा तो वो फाइनल वेलोसिटी उसका वर्टिकल कंपोनेंट की ज़ीरो हो चुकी है और इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो यू साइन थीटा थी, ठीक है ना। मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आया है, ठीक है। तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई, इनिशियल वो यू साइन थीटा था, एक्सेलरेशन माइनस जी है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और जो टाइम उसको लगा वो टाइम ऑफ द फ्लाइट है वो टी है, ठीक है जी। ये टी अगर आपने फाइंड करना है तो आप इसको सब्जेक्ट बना लें यहाँ पे, और इसको आपने सब्जेक्ट बना लिया यू साइन थीटा ओवर जी। ये तो वो टाइम लगा जो उसने हाइट तक पहुँचने में लिया। अगर मैं कहूँ कि इसने भाई इतना टाइम लिया ऊपर जाने में तो नीचे आने में कितना टाइम लेगा, सेम उतना ही टाइम नीचे आने में भी लेगा। तो इसी टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम आपको मिल जाएगा, ये देख लें 2t हो जाएगा, वो आपके पास 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट कहलाएगा। तो 2t जो है वो टाइम ऑफ द फ्लाइट है पूरा, और अगर सिंपल टी देखते हैं तो वो टाइम है जो उसने हाइट तक जाने में लिया है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एंगल पता है, आपको जी की वैल्यू पता तो होती है 9.8 है, आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो आप थीटा अगर आपको पता है तो भी आप इजीली फाइंड आउट इसको कर सकते हैं, इस टाइम को निकाल सकते हैं। अच्छा, सम टाइम आपको यहाँ पे वही बात है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखें आपने दी हुई है और ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे अप्लाई हो रही हैं। इसी तरह से अगर आपने हाइट फाइंड करनी है, सेम हमने वही वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ किया, फाइनल कंपोनेंट ज़ीरो, इनिशियल कंपोनेंट यू साइन थीटा, और इस दौरान जो हाइट इसने कवर की है वही बात मैं अगर दोबारा प्रोजेक्टाइल बना के दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ये देख लें आपके सामने प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे ये पहुँच गया है हाइट के ऊपर। तो ये हाइट पे पहुँचा जब तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी उसकी, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की जगह इन्होंने ज़ीरो लिखा है। इनिशियल उसका यू साइन थीटा था तो यू साइन थीटा का स्क्वायर है ऊपर, क्योंकि स्क्वायर है तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया 2gh। ये फार्मूला है, एक्सेलेरेशन की जगह जी आया है और डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो हाइट के इक्वल है, वर्टिकल हाइट हमने ली है।
तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप, जो हाइट हमने फाइंड की है उसको फाइंड करने के लिए हमने यू साइन स्क्वायर थीटा या फिर यू स्क्वायर, ये मैं इसको आपके सामने लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देंगे हम इसको 2g से। तो आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर कि इस तरह से आप हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप दिस वन विल बी क्लियर। और ये आपके पास हाइट का फार्मूला आ चुका है। सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं कि रेंज अगर आपने निकालनी हो तो रेंज वो डिस्टेंस होती है जो कि इसने हॉरिजॉन्टली कवर की है हमारे पास डिस्टेंस, और ये अगर आपने फाइंड करनी है तो उसमें जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होने जा रहा है वो यू कॉस थीटा है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यू कॉस थीटा। सिंपल फार्मूला लगाया गया है, देख लें आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट था, चाहे वो कहीं पे भी हो थ्रू आउट द मोशन, उसमें कोई चेंज अगर नहीं आ रहा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और नॉर्मल केसेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, तो वो आपके पास जो है 2u स्क्वायर साइन, ये जो आपके पास फार्मूला लगेगा, और ये डिस्टेंस की जगह आपके पास रेंज आ जाएगी। स्पीड का जो कंपोनेंट यूज़ हुआ है इसमें वो यू कॉस थीटा यूज़ हुआ है, और टाइम टाइम ऑफ द फ्लाइट है। इससे पहले हमने टाइम ऑफ द फ्लाइट फाइंड कर लिया था, जो अभी आपने देखा भी था, वो हमारे पास आया था 2 u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो टाइम है जो उसने प्रोजेक्टाइल ने लिया है मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाती है, और उसको हम एक फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको हम इक्वल कर सकते हैं साइन 2 थीटा के। ये आपके पास एक फार्मूला भी बन जाता है एंगल की फॉर्म में। तो ये रेंज का फार्मूला बन गया आपके पास, इससे रेंज भी निकाल सकते हैं आप। और इनिशियल स्पीड आपको पता होनी चाहिए बस, और एंगल पता होना चाहिए, तो आप वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इसने हॉरिजॉन्टली कवर किया। तो गाइस ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस दौरान अब आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होंगी कि ये जो फार्मूला है इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं अब जैसे देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने एक बात बताता हूँ। इन्होंने कहा जी कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोटरसाइकिल राइडर मूविंग हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट 1.25 अबव द ग्राउंड, लैंडिंग 10 मीटर अवे एज शोन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ एट द टेक ऑफ। अच्छा, अब स्पीड पूछिए टेक ऑफ पे, बताएं कितनी होगी। अब वो जो स्पीड टेक ऑफ पे होगी यहाँ पे, तो ये पीक पे पहुँचा हुआ है। अब पीक पे पहुँचा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर आप मान लो ना कि यार ये प्रोजेक्टाइल है पूरा, तो जो प्रोजेक्टाइल अगर मान लो तो ओब्वियसली ये वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ ज़ीरो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे लगा लूँ या वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन यूज़ कर लूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन को इन्वॉल्व करके, ये मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हुआ है, तो फार्मूला मैंने लगाया एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस वर्टिकल कितना दिया हुआ है, 1.25 दिया हुआ है मेरे पास। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो ज़ीरो है अभी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, इस पॉइंट पे तो ज़ीरो है। अभी मैंने बात की थी हाइट पे जाके ज़ीरो हो चुका होता है, तो यहाँ पे यू तो ज़ीरो हो जाएगा, टाइम तो जो भी मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा 1/2। एक्सलेशन की जगह मैंने वैल्यू पुट की उसकी 10, और यहाँ पे टी स्क्वायर, ये मैंने टाइम निकाल लेना है सिंपल। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। यही टाइम आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसमें इस वाले डिस्टेंस को कवर होने में जो टाइम लगेगा ये भी वही होगा, ठीक है। और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आपको फिर स्पीड मिल जाएगी, यानी कि वो कंपोनेंट आ जाएगी, स्पीड का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो कि एक्स कंपोनेंट भी है, और वही स्पीड होगी जो यहाँ पे टेक ऑफ करते हुए थी। ये इन्होंने नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, बिल्कुल वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई है उसी को फॉलो किया है। और देख लें यहाँ पे इन्होंने इनिशियल आपका जो यहाँ पे यू है इसकी जगह ज़ीरो पुट किया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ज़ीरो क्यों आ गया, फिर वही बात, भाई यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो है इस पॉइंट पे। देखें आप समझ लें कि वो जो बाइक है ना, वो इस टाइम आपका इस पॉइंट पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से वो मूव करना चाह रहा है, बाइक इस पॉइंट से मूव करना चाह रहा है। इस पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे यू की जगह यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसलिए फिर इस पॉइंट से हमने ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई करते हैं, एस इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये वैल्यूज़ पुट करके हमने टाइम निकाल लिया, 0.5 सेकंड आ गया, 0.5 सेकंड हमारे पास आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें पता है, उसको में भी 0.5 सेकंड टाइम लगेगा, और वहाँ पे उस 0.5 सेकंड को हमने यूज़ करते हुए डिस्टेंस हमें पता है 10 यूज़ हुआ है, 0.5 उसको हमने डिवाइड किया, स्पीड फाइंड कर ली 20 मीटर पर सेकंड। तो गैज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखिएगा। आपके पास सम टाइम इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होती है, एंगल दिया हुआ होता है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको यूज़ करते हुए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं
टाइम ऑफ द फ्लाइट निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस भी याद हैं तो बस ये देखिएगा। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।